बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी और कुछ आइनी सूरत हाल के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR के DG साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिसके हवाले से उन्होंने बातचीत की है। और उसमें प्राइमरीली जो उनका कहना है वो ये कहना है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनके लिए काबिल एहतराम है। फ़ौज का जो है वो किसी जमात या किसी नज़रिए की एक की तरफ जो है वो टिल्ट या झुकाव नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हम यकीनी बात करेंगे, साथ ही साथ सवात जो है उसको भी आज मौजूद बहस लेके आएंगे कि जो कुछ सवात में थाने पर हुआ, क्या वो हादसा था या वो वाकई कोई दहशतगर्दी का हमला था, वो क्या था। इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, डेवलपमेंट्स आई, वो क्या थी, सही कौन सी थी, गलत कौन सी थी, और वो क्यों आई, इसको भी आज प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ MQM की खबर जो है वो खासी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, और थोड़ी देर पहले उन्होंने ऐलान किया है कि MQM के जितने भी अरकान हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप को इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं तमाम सीटों के। और उनका कहना यह है कि उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे और इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने किया, और तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार में जो उनका मेन कंसर्न है वो मरदमशुमारी का है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। सुबह सुबह आज दिन का आगाज़ हुआ फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की एक अदद ऑडियो लीक के हवाले से। जो ख्वाजा तारिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनके साथ एक गुफ्तगू या मुबैना गुफ्तगू थी, जिस हवाले से वैसे उनका अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया, जिनमें उन्होंने कहा कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और वो एक लॉ फर्म जो है वो चलाते हैं, और किसी को उनका लीगल ओपिनियन देना जो है वो कतई तौर पे गलत नहीं है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें राजा आमिर अब्बास कानून है। कुछ देर में हमें मज़ीद जो है हमारे मेहमान भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। बहुत सारे मौजू हैं, और इनमें एक बड़ा जो अहमियत का हामिल है मौजू, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी इलेक्शन के हवाले से, पंजाब के हवाले से केस है जो चल रहा है। अब कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तलब किया है इजलास, और 27 को ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसी मौजू पर स्टार्ट होगी इस केस के हवाले से, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शंस को फौरी इनेकाद कराया जाए, और मशवरे का उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम दिया। ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़, सिंसेरिटी, अदालती अहकामात क्या एनालाइज़ कर रहे हैं? 27 को क्या होता देख रहे हैं सर? देखिए मुर्तज़ा, अब बात सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस कराने से बढ़ चुकी है। इलेक्शन कराने का पहला फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट से आ गया था, फिर दूसरा फैसला यकम मार्च को सुप्रीम कोर्ट से ही आया, फिर 4 अप्रैल को आ गया, फिर उसके बाद नोटिस गए फेडरल गवर्नमेंट को, ECP को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उनको कहा गया कि जनाब ये पैसे क्यों नहीं डिपॉजिट हो रहे। पैसे उस दिन तमाम अरकान जो उधर पेश हुए, चाहे वो ECP के हों, चाहे वो स्टेट बैंक के हों, फाइनेंस डिवीजन हो, उन्होंने कहा कि जी हम पैसे जमा कराने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ अ पॉकेट चेंज, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 21 बिलियन। वो पैसे जब जमा कराने के ऑर्डर्स होते हैं तो स्टेट बैंक के ऊपर फिर प्रेशर आता है, और स्टेट बैंक ऑल दो एलोकेट तो कर देती है, लेकिन वो पैसे अभी तक ECP के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद एक और पिटीशन आती है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है कि जी ठीक है, एक बात जो की जा रही है, खासकर वो जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उनकी जानिब से, कि जी हम एक ही रोज में तमाम इलेक्शंस चाहते हैं, जी। उस बाबत भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़हन में ये रखिए कि 14 मई को तो हमने सूबाई इलेक्शंस की ऑलरेडी डेट पंजाब की अनाउंस कर दी है, जो कि फाइनल है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर तमाम पार्टीज कंसेंसस डेवलप कर लेती हैं एंड दे कम अप विद अ डेट जो कि दी गई थी कि ईद उल अज़हा के फौरन बाद पोलिंग करा दी जाए, ये नहीं कि कोई असम्बलियां तोड़ी जाएं या कुछ, पोलिंग डेट दैट इज अराउंड आफ्टर 2 months 10 days के, तो उस पे अगर आप कंसेंसस डेवलप करके आ जाते हैं 27 तक, आप मिल बैठिए तमाम पार्टीज, तो हम देखेंगे कि जी इस जजमेंट में क्या अल्टरेशन की जा सकती है। अब जो ग्राउंड रियलिटीज हमें सामने आई कि हुकूमत तो मुकम्मल एक डिफाइंस के मूड में है, जी। वो बिल्कुल इलेक्शन कराने के मूड में नहीं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो एक आईनी एक तरीके का बहरान बनता जा रहा है कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव टोटली जो सी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करने के मूड में नज़र नहीं आ रही, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सुप्रीम कोर्ट अपने नोटिस वाले ऑर्डर में पैरा 5 में लिख चुका है कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं, आइन में भी दिया हुआ है, और माजी में नज़ीरें भी मिलती हैं कि जब कोई एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे अमल नहीं करता तो क्या कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे पास एक एग्जांपल हैं कि जो ऑलरेडी घर जा चुके हैं।
तो अब ऐसी सिचुएशन में हमने तो ये जो देखा कंटेम्प्ट कि की आमिर जी साहब देखें, जो मेरा सुने, जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आप जिक्र कर रहे हैं, अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। अगर लेट्स से सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल जज साहब या बेंच जो है वो इस जाने बढ़ता है कि हमने कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी है, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन से आगाज़ करेगा, कुछ वज़रा से करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर से करेगा, या खाली प्राइम मिनिस्टर से करेगा, या काबीना से करेगा? उसका ट्रैक क्या है, प्लान उसका क्या होता है, किस तरह हाउ इट ऑपरेट्स एक्चुअली? देखिए, प्लान उसका ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टिव्स किसको हैं? फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस हैं कि आपने दो चीजें बेसिकली देनी है, एक फाइनेंसेस देने हैं और एक सिक्योरिटी देनी है, जिसमें ऑल दो कैबिनेट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड होते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है रूल्स ऑफ बिजनेस, उसमें जो सेक्रेटरीज होते हैं, फेडरल सेक्रेटरीज, चाहे वो फाइनेंस के हों या डिफेंस के हों, वो भी डीडीओ पावर्स उन्हीं की होती है, पैसे उन्हीं के ऑर्डर से डिसबर्स होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि जी मुझे पैसे दीजिए, मैं तो फिर भी कराने के लिए तैयार हूँ। फर्स्ट स्टेप वुड बी अगेन अगेंस्ट द फेडरल सेक्रेटरीज जो उनसे हैं डिफेंस के, उसके बाद फाइनेंस के, और उनके साथ साथ उनके जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, इसाक डार साहब, एंड देन अगेन द प्राइम मिनिस्टर बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को लीड करने की, वो प्राइम मिनिस्टर की है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस के हैं इसाक डार साहब, और ये दोनों फेडरल सेक्रेटरीज, दे वुड बी एट द टॉप मोस्ट। ऑल्दो कॉन्टेम्प्ट को अगर हम देखते हैं तो पूरी की जो करारदादें पास की जा रही हैं कि जिसमें इस किस्म का डिक्लेरेशन दी जा रही है कि जी वजीर आजम को और कैबिनेट को कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना की जाए, तो वो फाइनेंस कमेटीज और वो जो करारदादें हैं वो इटसेल्फ भी, बट सुप्रीम कोर्ट अभी भी इंक्लाइन नहीं है ज़्यादा कि जी हम कॉन्टेम्प्ट की तरफ जाएं। वो बेसिकली फोकस कर रही हैं कि इलेक्शंस ने हर हाल में होना है, और अब वो फाइनल अगर उसमें देखती हैं कि पैसा डिस्पर्स नहीं होता, दे वुड गिव एन अल्टीमेटम, और उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया जाएगा और बाकियों को भी, एंड विद इन 24 आवर्स अगर ये डिस्पर्स नहीं होता सिक्योरिटी और पैसा, तो देन इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स एंड द फेडरल सेक्रेटरीज जिनके खिलाफ इन द फर्स्ट गो ये इलेक्शन, ये कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है। यानी आपको लग रहा है कि इसके चांसेस हैं और इस जानिब चीज़ें जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये जो आर्टिकल 204 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है, ये कोई खूबसूरती के लिए तो वहां पे नहीं रखा गया ना, ये कोई सफ़े को भरने के लिए या आइन की किताब को भरने के लिए नहीं है। इसका पर्पज़ ही ये है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर आर्टिकल 189, अंडर आर्टिकल 190 के जी जहां पे बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तमाम एग्जीक्यूटिव और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पे, तो वहां पे अगर कोई उस पे अमल नहीं करता तो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि डिसओबीडियंस, तो ये बिल्कुल उस जाने बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तो राजा साहब फिर ये फरमाएं कि जो आज सुबह से, ये मैंने सवाल पहले इसलिए पूछा या मौजूद इसलिए मैंने छेड़ा कि आज सुबह से एक ऑडियो कॉल चल रही है एक्स हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी और ख्वाजा तारिक साहब की जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उसमें जिस हवाले से सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ट हुआ है और मैं उसको काफ़ी तफसील से मॉनिटर कर रहा हूँ, उसमें मौजूदा हुकूमत का, उनके लीडरान का, उनके सपोर्टर्स का, उनके वोटर्स का जो है बयानिया है वो ये है कि एक तो मैं आपके दो ओपिनियन चाहता हूँ इस पर। एक तो मुझे ये बताएं कि इस कॉन्वर्सेशन के हवाले से लीगल क्या पोजीशनिंग है इसकी, मतलब वो करने के मजाज हैं या नहीं है। दूसरी ये कि इसमें डिस्कशन हो रही है कि उनको किस तरह जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जो है वो उनके मनसब से हटाना है। तो ये एक इस किस्म का सारा टीम वर्क है जो मौजूदा अपोजिशन कर रही है अदलिया के साथ मिलके, मौजूदा या जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके साथ मिलके। तो इन दोनों ओपिनियन के हवाले से आपका क्या कहना है, लीगल एंड अदर वट एवर इज दे आर डिस्कसिंग द लीगैलिटी ऑफ दैट मैटर? देखिए, सबसे पहले अगर हम लीगल उसकी पोजीशन देखें कि किसी भी ऑडियो और वीडियो की, तो हमें याद है जस्टिस खोसा साहब की एक 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है, जिसमें जब मरियम बीबी ने वो जो नैब के जज थे उनकी वीडियो वहाँ पे लगाई थी और उसमें उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए थे, और उस वीडियो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि वो वीडियो कहाँ है, तो उसकी सोर्स क्या है, किसने रिकॉर्ड की है, कहाँ पे इसकी कैमरास वगैरह है, तो उस पर एक बड़ी डिटेल जजमेंट आ गई जिसमें अल्टीमेटली ये लिखा गया कि जो वीडियोस की या ऑडियोस की जो एविडेंस है ये कोई लीगली इतनी सॉलिड नहीं है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए
बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम में नहीं होगा। फिर उसके कंटेंट क्या है, इस जो ऑडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या जो और ऑडियोज, अनफॉर्चुनेटली जो पीडीएम की हुकूमत है कि वो इलेक्शंस कराने की बजाय, अवाम में जाने की बजाय, मसले का हल ढूंढने की बजाय, मुल्क को स्टेबल करने की बजाय, इकोनॉमी जो इतनी डी शेप हुई हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको दुरुस्तगी देने की बजाय वो ये डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, वीडियोस की, ऑडियोस की और इस किस्म की नॉनसेंस शुरू की हुई है उन्होंने। तो इसका कोई, मैं नहीं समझता कि अवाम इन चीजों को अब बाय कर रही है, कोई भी ये इस किस्म का नैरेटिव, क्योंकि अवाम तो जो चीज बाय करेगी वो ये होगी कि जनाब ये ईद पे आपने कोई हमें रिलीफ पैकेज दिया, वो आटे की लाइने में जो लोग मर रहे हैं, क्या वो लोग, लेकिन सर देखिए मेरे सुने इसकी लीगैलिटी के हवाले से तो आमिर साहब बताएं ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह बताया जी, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो, इसमें कुछ भी नहीं है, इवन टेक्निकली भी कुछ नहीं है। और कंटेंट्स भी, अगर आप कहते हैं कि एक जज अगर किसी को बता रहा है और वो जो भी रिटायर हो चुका है, और अगर वो बता रहा है कि जी प्रोसीजर क्या होता है, तो वो लीगल एडवाइस देना किसी को भी, ये पहला जज नहीं है, बहुत से जजेस हैं, हम लाइन से गिनवा सकते हैं आपको कि जिन्होंने लीगल एडवाइस दी। इवन एक रिटायर्ड जज जाके किसी पार्टी का सदर बन चुका है, आपके इल्म में है, तारड़ साहब मरहूम, वो तो आके पार्टी के सदर बन गए, मुल्क के सदर बन गए थे, और बहुत से ऐसे हैं। तो मैंने, और सेनेटर्स बने हुए हैं रिटायर्ड जजेस। तो देयर इज नो लीगल इसमें कबाहत किसी किस्म की नहीं है। दिस इज ओनली ऑप्टिक्स के, कुछ और नहीं कर सके तो चले, अवाम को शायद इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए, जो कि गालिबन अब इस ज़हनी शऊर की उस सतह पे आ चुकी हैं कि वो ये चीज़ें कथन सुनने के भी कायल नहीं। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमें जो मुबश्शिर बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द शो बुखारी साहब। बुखारी साहब सर, 3 डेवलपमेंट्स आज की मैंने आपके सामने रखनी है और एक मुख्तसर आपका उस पर सर ओपिनियन चाहिए। बुखारी साहब ये फरमाएं, एक तो डीजीआई इस्तियाज साहब ने मीडिया टॉक किया, उन्होंने कहा कि जी फ़ौज का सियासत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, किस पार्टी का क्या नज़रिया है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी आज की डेवलपमेंट ये है कि MQM की जितनी भी मेम्बरान हैं उन्होंने इस्तीफ़े जमा करा दिए अपनी लीडरशिप को, और अब वो इस्तीफ़े पेश करेंगे, उनके मुतालबे जो है वो पूरे नहीं हो रहे। और तीसरी ये कि कल सुबह तकरीबन को 10-11 बजे फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब की जो है वो ऑडियो कॉल लीक हो जाती है और वो PTI वकील को ख्वाजा तारिक साहब को मशवरे दे रहे हैं, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुत सारे सहाफ़ी भी बोल रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर मैं कनेक्ट करूँ, क्या ओपिनियन देंगे बुखारी साहब सर आप इस पर? जी, मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, और ये इसको अचंभे की बात तो ये है कि हम इसको इतना डिफरेंटली क्यों देख रहे हैं और क्यों ट्वीट कर रहे हैं। DGI SPR साहब का बयान कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे पहले आपको याद होगा जनरल बाजवा फरमा चुके थे कि हमने डिसाइड किया है कि फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन वो उसके बाद जो होता रहा है, और इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं वो तो उसके बाद भी वो चलता रहा, और मेरा ख्याल है आज तक चलता रहा है। इसे इस्टेब्लिश होना बाकी है और काश इस तरह से हो। उस पर मुझे पार्लियामेंट से थोड़ा सा शिकवा है। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का हक है, और मैं ये भी समझता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम अदारों से सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट ने एक बिल जो है, प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट के लिए किया, एक हमारे दूसरे अदारे के लिए भी कर लेते, ताकि हमारी लाइन्स, हमारी ड्यूटीज, हमारे प्राइज जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कौम के सामने आ जाते और उसको दोबारा देखने की जरूरत थी। इसलिए उसको आप एक बयान ही समझिए, और हमेशा से आता रहा है। मुझे 92 में मैं जर्नलिज्म में आया था, और उसके बाद कई ब्रीफिंग का इत्तफाक हुआ तो इसी तरह के फिक्रे सुनने को मिलते थे, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन उसके बाद तारीख हमें कुछ मुख्तलिफ सबक देती है। जहां तक रहा साकिब निसार साहब का ताल्लुक, तो साकिब निसार साहब जो हैं उनके बारे में मतलब मैं क्या अर्ज करूं, ये उन हजरात में शुमार होता है जो ये समझते हैं कि मेरा हर जो एक्ट है वो कानून है। और ये जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त इन्होंने जो एक्सट्रीम पे ले गए थे, जिसे आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, और उसकी मिसालें मौजूद हैं। और जहां तक ये बात है कि जी ऑडियो वीडियो जो एडमिसिबल नहीं है, या उन्हें, मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से अभी हम
एवोल्यूशन में है, क्योंकि हमारे यहाँ जरा टेक्नोलॉजी बाद उन्होंने में तो अपना आती है। बयान भी दे दिया ना बुखारी साहब, वो कहते हैं कि जी हाँ मैंने वो कॉन्वर्सेशन की है, मैंने कौन सा कश्मीर तोड़ने की बात की थी उसके अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो बात, लेकिन वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, फिर वो पीछे भी जाएगी ना मामला। वो बात यहीं पे नहीं रुकेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग का मामला होता है। तो क्योंकि साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे जब बहुत सारे मामला हुए इस मुल्क में, तो इसलिए उसको उससे कनेक्ट करके जोड़ा जाएगा। तो इन शॉर्ट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बल्कि अब इसे हम एक पॉलिटिकल केओस कह सकते हैं, उसमें इजाफा हो रहा है मुल्क में। और मैं समझता हूँ सर ये एमक्यूएम वाले क्या चाह रहे हैं? जी एमक्यूएम वाले देखिए हमेशा से वो जब इस तरह का जेस्चर लेते हैं उसके पीछे दो चीजें होती हैं। या तो हलमीन मजीद का मुतालबा कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पे वो खड़े हैं उसे उनके कुछ मुतालबात जायज हैं, वो सेंसस की बात करते हैं तो उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए चूंकि वो कोalition का हिस्सा है। लेकिन एक दूसरी बात भी हमेशा एमक्यूएम के इस तरह के जेस्चर्स में होती है, वो यह कि हमारे जो दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, अक्सर उनकी तरफ से इशारे माजी में जब होते रहे हैं तो एमक्यूएम अपने पॉलिटिकल पोस्चर्स को चेंज करती रही है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये उस तरह का इशारा है जो मैं यही तो पूछ रहा था आपसे बुखारी साहब, ये क्या है? जी देखिए मतलब चूंकि काफी दिन से वो शिकायत कर रहे हैं सेंसस के हवाले से, तो फिलहाल हमें इस तरह लेना चाहिए कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। और अभी भी गवर्नमेंट उन्हें उनकी तसल्ली करके उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उन्हें एड्रेस करे और वो ये वापस ले लेंगे। लेकिन अगर दूसरी बात हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला के देखा जाए तो वो अजीब सी बात है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपका ओपिनियन आ गया, मेरे साथ रहिएगा। राजा साहब सर ये फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि अब एक चीज़ जो मौजूद बहस है वो ये है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ हो जाएं, प्रोविंस के और वफाक के। ये बहस पिछले को 4-6 दिनों में जबकि उन्होंने टाइम दिया है तमाम जमातों को जी आप बातचीत करें, इस पर लीडरशिप के भी बयान आ रहे हैं, बहुत सारे लीगल ओपिनियन भी इस पे सामने आ रहे हैं और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकाले जाने की बात हो रही है। जबकि 14 तारीख के हवाले से रिमाइंडर स्टेटमेंट चीफ जस्टिस आपकी ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। पॉसिबिलिटी को नज़र आती है, क्योंकि रेफर इसमें यह किया जाता है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 14 को ही इंतखाबात होंगे लेकिन हम लचक दिखा लेंगे, कुछ इस किस्म की वो बयान दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी इसमें मुमकिन है, दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है। एक तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम दिया गया था कि जमात इस्लामी ने भी उसमें पिटीशन लगाई हुई थी कि दे शुड कम अप विद अ कंसेंसस कि जनाब हम फलानी तारीख को इलेक्शंस करा रहे हैं, दैट इज़ सून आफ्टर ईद उल अज़हा, 2 महीने 10 दिन का जो टाइम है, और उस पर वो मुत्तफिक हों और इसी वीक जो नेशनल असम्बली है और सिंध की असम्बली बलूचिस्तान की उसको डिसॉल्व करें और इलेक्शंस की तरफ मूव किया जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि जी जैसे कि ये एक मनी बिल की सूरत में इन्होंने ये जो पैसे लेने थे वो पेश किया था असम्बली में, और अगर वहाँ पे इनको नहीं पजीराई हो सकी, उसमें वोट नहीं ले पाए, तो उसमें यह है कि जी उनको अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए सदर साहब लिखते हैं, और जैसे कि अभी एमक्यूएम को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उधर से बाप पार्टी को अगर आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब फिर गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उनकी जाती हुई नजर आएगी और वो वोट नहीं ले पाएंगे अपनी मेजॉरिटी सिंपल। और फिर जो प्रेसिडेंट है अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो या प्राइम मिनिस्टर रेजोल्यूशन का लिख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाएं कि अब रेजोल्यूशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन बेहतर रास्ता तो यही है कि जब सब किसी ने, और जब के ये पीडीएम पूरी तो चीख के कहती रही कि आप ये पीटीआई को के 2 असम्बलियां तोड़िए, आप पंजाब और केपी को ख़त्म करें और हम जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब चूंकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे उन्हें कुछ और नज़र आ रहा है। पंजाब में इलेक्शंस चूंकि अनाउंस्ड हैं, 14 मई है, टिकट्स तक का उनको इशू हो रहा है और वो कंफर्म नहीं है कि क्या करना है। तो इसको देखते हुए वो एक बंद गली में हमें नज़र आ रही है PMLN। बाकी पार्टीज, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के लिए शायद उनकी इतनी मुखालफत नहीं होगी, और जब वक्त आएगा तो वो तैयार होंगे कि भले से
ये 14 मई को हो जाएं या सारे आगे जाके ईद उल अज़हा के बाद? ठीक है, बट इलेक्शंस ने हर हाल में होना है। मुबशर साहब, सर देखें, इस पे तो कोई इनकार नहीं है कि इलेक्शंस ने हर हाल में होना है, और सुप्रीम कोर्ट में केस भी जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में और उससे पहले सड़कों पर मौजूद थी, और उसका मुतालबा अगर हम साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए, तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्रीज़ जो स्टेक होल्डर्स हैं या बहुत सारे हमारे ताल्लुक़ वाले ममालिक हैं, वो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे चाहते हैं कि एक फुल मैंडेट से गवर्नमेंट आए, भलाए ताक वो पीटीआई की या किसी की आए, सो एक फ्रेश स्टार्ट या रीस्टार्ट हो सके। सो आपको लगता नहीं कि यार इसमें क्या मजाके की बात है, अगर सारे अपने लोगों को जमातों के साथ लेकर चलते हैं तो इलेक्शन जल्दी करा लेते हैं और ये मसला पहले सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था? या आपको लगता नहीं वाकई से हुकूमत का चलना बड़ा अच्छा है, दूध और शहद की नहरें जो है वो बह रही हैं? शहद की नहर कभी भी नहीं बही, और अगर आप और बहेगी जब हम कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज एक्तियार करेंगे, जब हम अपने अंदर और हर इंस्टीट्यूशन में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, करप्शन को कंट्रोल करेंगे, और जब लॉ तमाम लोगों के लिए एक जैसा होगा, जब मुआशरे में अदल का एक मयार कायम होगा, तब शायद इस तरह का हम ख्वाब देख सकें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान बनने के बाद से देखें तो हमारी जो डिपेंडेंट इकोनॉमी है, मतलब बनते ही हमने अमेरिका से जो है ग्रांट की डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी, और उसके बाद हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेट किया था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, थोड़े से मुताले की जरूरत है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जी यहाँ पे दूध और शहद की नहरें। अलबत्ता जब ये 30 अप्रैल का आपको याद होगा, जब अनाउंस हुआ था तो सेम डे ही मतलब एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि जी मुझे होते नजर नहीं आ रहे, उसके पीछे अपनी रीजन थी। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट है, अभी सडनली देखिए, मतलब चीफ जस्टिस साहब ने ये केस सुनते हुए जब एक पिटिशनर ने कहा जी चारों होने चाहिए इलेक्शन, और क्योंकि अगर 2 में हो गए तो बैलेंस खराब हो जाएगा और हमेशा इस तरह होगा, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं हाँ ये पॉइंट तो किसी ने पहले उठाया ही नहीं। हालांकि देखने की बात है कि बहुत सारी सियासी जमातें यही बात कर रही थी और पहले ही नहीं सियासी जमातों को चीफ जस्टिस साहब ने वक्त नहीं दिया। तो सर लेकिन सुने ना, देखें तो अदालत में चला गया ना मामला बुखारी साहब, अब ये ऑप्शन तो पहले ही गवर्नमेंट के पास और पार्टी के पास मौजूद थी, तो ये पहले क्यों नहीं इन्होंने अपने तय क्यों नहीं इस चीज को डिसाइड किया? आई मीन व्हाई वी ऑलवेज लुक अप टू द कोर्ट्स? मेरा ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस साहब 14 अप्रैल वाला फैसला देते वक्त अगर पीडीएम की पार्टीज को सुन लेते तो शायद उसी वक्त इस नतीजे पे पहुंचते जिस पे अब वो पहुंचे हैं, और मजीद जिस पे टाइम गया है। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक जुलाई तक इलेक्शन में किसी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और पीएमएलएन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो अभी भी अगर आप देखें, लेकिन जो असल में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पे कुछ रवाबत हुए थे। वो मैंने एक प्रोग्राम में एक थोड़े से लाइटर नोट पे कहा था कि 2 हुफ़ाज़े कराम के दरमियान कोई पैगाम रसानी हुई है कोई 2 हफ्ते पहले। तो एक हाफिज साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, दूसरे हाफिज साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं। अच्छा। वो भी हाफिज कुरान है। अच्छा। तो उसके बाद की डेवलपमेंट्स आप देखेंगे, वहां पे लोग गए, उनके चैम्बर में भी मुलाकात हुई, और उसके बाद अभी जो कल अगरचे वो टेररिज्म का इंसिडेंट नहीं अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है कि क्या हुआ कबल में, लेकिन हम रोज देखते हैं जो हम मीडिया रिपोर्ट बहुत सारे इंसिडेंट नहीं करता, कुछ करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। तो इन नटशेल अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो प्रोसीडिंग होगी, और उसके बाद ही आप देखें कि जमात इस्लामी भी सरगर्म हुई, सिराजुल हक साहब इमरान खान से मिलने गए, परवेज लाई, आसिफ जरदारी, पीएमएलएन वो सबसे राब्ता कर रहे हैं, और सिराजुल हक साहब का अपना बयान है कि हमारा भी यही मुतालबा है कि एक ही दिन इलेक्शन हो। तो वो बुनियादी तौर पे यही कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई में ईद उल अज़हा के बाद इलेक्शंस हो जाएं। और मैं आपको बड़े ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, मतलब जो मैंने सुना कि इमरान खान साहब को भी इस पे कोई इतराज नहीं, हाँ उन्हें सिर्फ इतराज है कि अक्टूबर नहीं उससे पहले एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, और अभी आप देखें कि जो टिकट्स उन्होंने फाइनल किए हैं उस पे पीटीआई के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, उन्होंने एक रिव्यू बोर्ड बना दिया है। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि पीटीआई भी जो है इस हक में है, यानी इमरान की हद तक कि इलेक्शन एक ही दिन हो, जुलाई में हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उनके एडवाइजर्स हैं
वो उन्हें चूंकि बार बार हमें खान साहब की जो स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि वो किसी और की सुन के चूंकि डिसीजन करते हैं, तो यही प्रॉब्लम जो है उनके आड़े आ रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी मुबशर बुखारी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। राजा आमिर अब्बास आपका भी सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ही जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात से रिलेटेड भी हैं। DGI साहब की भी आज बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने मौजूद है, जिसमें उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स से लेके फ़ौज की उसमें किसी भी किस्म के नुक्ता नज़र के हवाले से, और साथ ही साथ उन्होंने भारत समेत पाकिस्तान को जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स मौजूद हैं उसके हवाले से काफ़ी तफसील में बात की। और मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो है उन्होंने इस सारे को जो है वो एड्रेस किया और लीड किया। एक तो मैं आपका ओवरऑल ब्रीफ चाहता हूँ, आपका ओपिनियन चाहता हूँ, अगर आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन पाए हैं, कि आपका ओवरऑल एनालिसिस अभी तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या है। उसके बाद मैं फिर तफसील में जो है अपने क्वेश्चन आपसे कुछ करना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो के लिए। अगर मैं आज की इनके प्रेसर की मैं अगर अहाता करूँ तो ये बड़ी प्रोफेशनल किस्म की और बहुत टाइमली किस्म का प्रेसर था, जिसमें उन्होंने हमें पाकिस्तान को जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उसका जिक्र किया, और साथ पाकिस्तान आर्मी के रिस्पांस को बड़ा मुकम्मल तरीके से कवर किया। अगर हम पहले एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करने और रिस्पांस ऑप्शंस की, तो उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर को कवर किया कि जहाँ से कि दहशतगर्दी के कुछ एलिमेंट सब दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि पाकिस्तान आर्मी शायद उस तरह से रिस्पांस नहीं जनरेट कर पा रही और दहशतगर्द दोबारा से अपनी जगह पर जो है मुस्तहकम हो रहे हैं। तो उसको उन्होंने बड़ा कलीदी तरीके के साथ उसको रिफ्यूट किया और बताया कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं तकरीबन 8,500 पिछले साल में कर चुके हैं, और कितने उन्होंने दहशतगर्दों का कला कमा किया, और उनके ना सिर्फ उनका कला कमा किया बल्कि उनके जितने सहूलतकार थे उनको भी फारिग किया है। इसी तरह से जो वहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हमारी बाढ़ लगाने की जो रफ्तार है और 98% का काम मुकम्मल हो चुका है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, इसी तरह कोई 60% मोर आपका ईरानी बॉर्डर कवर हो चुका है। और इसके साथ उन्होंने उस नैरेटिव को भी किल किया कि शायद कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से कि अफगानी या दहशतगर्द जो है वो वहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, तो उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से कवर किया कि इंटरनेशनली जैसे अमेरिकन बॉर्डर्स हैं, मेक्सिको की तरफ से भी जब लोग आते हैं तो इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 100% इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोका जा सकता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उसके ऊपर भरपूर काम कर रही है। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाने या किले बनाने उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो लिहाजा वो जितना एक मिसकंसेप्शन या मिसपरसेप्शन डेवलप हो रही थी सोशल मीडिया के थ्रू, उसको बड़े इफेक्टिवली उसको कवर किया है। इसी अगर ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो अभी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से इल्जामात आयद करने शुरू किए हैं। ये उसी तरह का रिप्ले है, मैं तो समझता हूँ, जैसे कि मई 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन होने थे तो पुलवामा के इंसिडेंट किया था और फिर बालाकोट में पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन के दांत सही मानों में इकट्ठे किए थे। अब दोबारा से G20 की जब वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस जम्मू में करने जा रहे थे वो लोग, तो अब G20 ने जब वहाँ पे मना किया है कि वहाँ पे उनके मैसेज शायद नहीं आ रहे, तो उस चीज को एक अगेन नैरेटिव बनाया कि वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उनको लेकर आगे चलें, और पाकिस्तान पे दोबारा जो है उन्होंने एक थ्रेट किया कि हम आके हॉट परसूट करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आके करेंगे। तो उसको ये बड़ा इंतहाई नपतुले और इंतहाई जराना अंदाज में और एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी जुर्रत अगर इंडिया करेगा तो उसको उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हम ये भी उन्होंने कहा अपनी प्रोफेशनल तैयारी के हिसाब से कि हम ये जंग जो है इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर ले जा सकते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज और बहुत ठीक है, बिल्कुल आपने वेरी ब्रीफली जो है वो सर एक्सप्लेन किया ब्रिगेडियर साहब, जो सूरत हाल पाकिस्तान के एक्सटर्नल बिलखुसूस जो अफगानिस्तान और भारत के हवाले से। अब उन्होंने कुछ इंटरनल मामलात के हवाले से भी जिक्र किया और उस पर काफ़ी तफसील में उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने फ़ौज का सियासत में कोई ताल्लुक़ या किसी सियासी जमात के नज़रिए के साथ ना होने के हवाले से उन्होंने क्लैरिटी दी। मेरा सवाल आपसे सर ये कि आप माशाल्लाह बड़ा लंबा अर्सा सर्व कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक मरतबा फिर हुई, DGI साहब का मनसब संभाले कोई और शख्सियत हमारे सामने मौजूद थी, लेकिन ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यों बात तकरीबन मोर और लेस यहाँ कहनी पड़ती है कि जी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बीइंग पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या कहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। देखें, पिछले 75 सालों के अंदर फौज का रोल सियासत में रहा है। पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा जो पिछली लीडरशिप थी फौज की, उसने जब स्टैंड लिया था और ऑफ कोर्स सारी उसमें क़यादत शामिल थी कि हम एपॉलिटिकल होंगे। अब लेट द गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उनको खुद अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वही पॉलिसी, चूंकि फौज की इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं होती, पूरे इदारे की पॉलिसी होती है, तो अब वो दोबारा से उन्होंने इसी का कहा। अब जितने सवाल आप देखें जिसमें पॉलिटिकल एलिमेंट को जो बड़े तुनो तेज किस्म के सवाल जो हैं वो किए गए DGISPR से, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी शायबा नॉट इवन 1% दिया हो कि उसमें कोई ऐसा सवाल का जो ऐसा कोई जवाब दिया हो कि जिसमें यह तासुर मिलता हो कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो पॉलिटिक्स में किसी तरीके से भी वो मजीद को इंटरेस्ट लेती है या उसमें करना चाहती है। अब आप देखें तो पिछले, लेकिन अगर सर ये ऐसा नहीं है तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रही फौज, या लोग क्यों नहीं ले पा रहे? आई मीन ये इतना क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा? 75 सालों के अंदर एक इंप्रेशन जो बिल्ड हुआ है उसको जायल होते होते कुछ टाइम तो लगेगा। अच्छा। अगर आप एकदम से, इट्स नॉट अ कर्टन कि आपने कर्टन गिरा दिया तो एकदम से ठीक हो जाएगा। लोग अभी काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, उसके पीछे कहते हैं फौज के एलिमेंट्स इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये मिसपरसेप्शन सोशल मीडिया के थ्रू जरूर फैलाई जा रही हैं कि जिसका असर जो पुरानी हिस्ट्री है, जो ह्यूरिस्टिक्स हैं, उसका जायल होते हुए कुछ वक्त लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो प्रेशर्स हैं जिसमें क्लैरिटी के साथ जब बता दिया गया है कि पाकिस्तान आर्मी का कोई ताल्लुक कभी पॉलिटिक्स से मजीद इन फ्यूचर नहीं रहेगा, और स्पेशली उन्होंने इस बात पे भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है सबसर्विएंट है नेशनल गवर्नमेंट की, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, तो उनका एक गैर सियासी ताल्लुक, एक आईनी ताल्लुक जो है गवर्नमेंट के साथ जरूर होता है। तो ये परसेप्शन, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि परसेप्शन जाने में टाइम लगेगा, तो बिगड़ी साहब क्या ऐसा तो नहीं है कि फौज का जो पॉलिटिकल रोल रहा है उसके भी खत्म होने में टाइम लगेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जब एक पॉलिसी बन चुकी है तो फिर ऑर्डर जब फौज में चलते हैं, पॉलिसी बनती है, तो फिर सारे जो कोर कमांडर्स भी, सारी सीनियर क़यादत पूरी जो इसमें किसी हद तक जो उनका रहता है, अमल दखल रहता है, उन सब के लिए फिर एक सिंगल पॉलिसी होती है। तो जाहिर है अब उसमें कोई हमारा फौज के इसमें कोई मजीद ताल्लुक नहीं है। अभी आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जब देखा कि वो कुछ चाह भी रही थी, बैकडोर में शायद उनकी ख्वाहिशें भी थी और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रही थी कि वो पाकिस्तान आर्मी के लीडरशिप की तरफ देख रही थी कि शायद उनके दरमियान कुछ सालिसी का रोल अदा करें। इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर एक परसेप्शन ही फैलाई गई, लेकिन इसके ऊपर ये मजीद आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और उसका सबसे पॉजिटिव इफेक्ट यह है कि अब एटलीस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी मुल्क की PDM और PTI इस वक्त मेनली हैं, उन दोनों ने अब दोनों जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उन दोनों ने मिलकर अब ये इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं कि हम मिलकर बैठते हैं, लेकिन कुछ गिले हैं, मतलब है कि पहले कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी या होंगी, वो पॉलिटिकल में एक बहस जरूर शुरू हो चुकी है। तो पहले जो गेट नंबर 4 की ये हुआ करती थी पॉलिटिक्स, अब वो टोटली खत्म है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज की सीनियर लीडरशिप भी जो है वो इनसाइड अपने देख रहे हैं कि हमने अब इस चीज को कैसे एड्रेस करना है। तो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसके साथ आ रही है जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर है। आगे बढ़ते हैं बिगड़ी साहब, ये सवात में जो हुआ कल, इसके हवाले से मैंने तो ज़ाती तौर पे ऑन ग्राउंड जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ जराए हैं, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की। आई वॉज ऑल क्लियर एंड दे वर स्टैंडिंग देयर वर ऑल क्लियर कि ये दो खुदकुश हमले हुए हैं, या ये बम फाड़े गए ID लगा के। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद मैंने साथ ही देखा वज़ीर-ए-आज़म ने भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि जी सुसाइडल अटैक, और विद इन 1 आवर उनको करेक्शन करनी पड़ी। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी ट्वीट के अंदर ही, उन्होंने कहा कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन जा रही हैं और थोड़ी देर में हतमी जो है इसके हवाले से फ़ैसला या फाइंडिंग सामने आ जाएंगी। आपकी ओवरऑल मुशाहिदा, स्टडी, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, नोइंग द फैक्ट कि ये बड़ा हार्ड बैटन एरिया रहा है और यहाँ पाक फ़ौज के बहुत सारे जवानों ने बहुत लंबा अरसा फ़ाइट करके, मैं ज़ाती तौर पर, मेरे कुछ क्लास फेलोज़ भी थे मिलिट्री का हिस्सा जो इसका हिस्सा रहे इस ऑपरेशंस का, जब ये हुए यहाँ पर इस एरिया के अंदर, तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर तो ये हमला नहीं है, ये हादसा है, तो क्या हम इलाके को फ़िलहाल क्लियर करा दे सकते हैं कि जो कोई तालिबान की इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं ऐसा हो रहा, अमन है, शांति है, और यहीं पे अभी टूरिज़्म भी होनी बड़ी ज़्यादा? देखिए, आपके सवाल के अंदर खुद ही जवाब भी मौजूद है कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और यहाँ पे बड़ा यहीं से बैटल बेसिकली 2004 में शुरू भी हुई थी, सवाल से हुई थी, और हमने इसको बिल्कुल टोटली क्लियर कर लिया था। लेकिन हालिया तो पिछले 5-6-7 महीनों के अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ने दोबारा सर उठाया जरूर था, जिसके ऊपर के सारी पब्लिक भी बाहर निकली थी, और आपने वो देखा भी था कि सवात के बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें लोग जो है दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हुए थे कि हम किसी सूरत इनको दोबारा से सरफेस होने नहीं देंगे। तो कल जो कबल के अंदर एंटी टेररिज्म के जो डिपार्टमेंट है उसमें जब धमाका हुआ था, तो पहला जो एक हमारी रवायती
जो पहली सोच होती है वो ये है कि शायद ये वो कुछ दोबारा से खुदकुश काइंड ऑफ चीज हुई है और ये गेट के ऊपर नहीं हुई, अंदर की तरफ हुआ है। तो पहला रिएक्शन जो मीडिया की तरफ से भी आया और जो पहली बात निकली तो वो ये था कि शायद खुदकुश हमला है। और लेकिन जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ पे जो उनका माल खाना है, जहाँ पे कि जो कैप्चर किया हुआ जो असला बारूद रखा, तो मैं उसमें जरूर नॉन प्रोफेशनलिज्म की बात करूंगा कि शायद वो उस तरह से नहीं था कि उसको प्रोटेक्ट किया जाता। उसमें मोटर गोले भी थे और बॉम्ब्स भी इस तरह के थे, उस कैप्चर की भी इस तरह की चीजें थी जो जिन्होंने आग पकड़ी और वहां धमाके हुए। अब वो जो बिल्डिंग में कोलैप्स हुई वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तो उससे एक इंप्रेशन मिला कि शायद इस तरह से हुआ है। और जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो आपके टेररिस्ट एलिमेंट अपने सोशल मीडिया में या उनके जो दूसरे जराए हैं उसके जरिए फौरन एक क्लेम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका एक लोगों में दहशत फैले। तो वो शायद हमने जो हमारा मीडिया था उसने इस चीज को उसको बाय किया और वो मीडिया के ऊपर ये चलना शुरू हो गया कि वहां पे खुदकुश हमले हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के साथ जब एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स वहां पहुंचे, उन्होंने ऑन ग्राउंड जब देखी, शहादतें देखी और उस तरह की कोई चीज शिकायत नहीं मिले, तो उसके ऊपर अभी आईजी KPK ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि ये जो है वो खुदकश नहीं है बल्कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स थी ऑन द एंड ऑफ पुलिस, जिससे नहीं होना चाहिए था। तो लेट्स भी तफ्तीश अभी इसमें मजीद जारी है, मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और इससे हल्का सा इफेक्ट टूरिज्म पे शायद आएगा, लेकिन अब जब तहकीकात मजीद आगे बढ़ेंगी और क्लैरिटी मजीद आएगी तो इंशाल्लाह ताला सवात के लोग इतने गयूर और बहादुर हैं कि इस तरह की चीज़ों से ना वो पहले घबराए थे ना वो अब घबराएंगे, चाहे वो हादसाती तौर पे हो या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी। डेफिनेटली जी, सवात के लोग जो है वो बड़े ही दलेर किस्म के लोग हैं। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ सर, ये TTP की जो कार्रवाइयों जिसका आप जिक्र कर रहे थे, TTA अफ़गानिस्तान वाले जो हैं उन्होंने भी कुछ इसके अंदर हेल्प आउट करने के वादे वईद किए और उन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत भी कर रहे हैं और उनके हाइड आउट्स भी ख़त्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर तरह फैसिलिटेट करेंगे। आपको लगता ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो दे हैव मेड इट वेरी क्लियर टू एवरीवन इन TTP कि किसी भी सूरत के अंदर जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे फर्दर जिस तरह पहले हुए थे, अब सिर्फ और सिर्फ जो लाइंस ड्रॉ हैं उसके इर्द गिर्द रहेंगे, या आपको लगता है देयर इज़ अ रूम अवेलेबल ऑफ कम्युनिकेशन, टॉक्स और बैठ के मामला को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, आज DGSPR ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस लिया था कि जब अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं अफगानिस्तान के अंदर से, तो वहाँ पे चूंकि अभी तक वर्ल्ड ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको रिकग्नाइज नहीं किया है, तो अभी तक वो एक किस्म का हौश पौश काइंड ऑफ अरेंजमेंट की गवर्नमेंट का चल रहा है, जिसमें कि इस तरह के जो एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पनाह ले रखी थी और पुरानी गवर्नमेंट के खिलाफ वो TTP वाले अफगान तालिबान का साथ देते थे, तो हमेशा से जो तालिबान हैं वो जो उनका साथ देते रहे माजी के अंदर, वो उनका ख्याल रखते हैं। इसमें कोई देखें दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर आप जब भी कोई देखें तो आप किसी भी इंसर्जेंसी को अगर देखें तो वो मार धाड़ से ठीक है, वो कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका एंड बहरहाल जो है वो नेगोशिएशंस के ऊपर ही होता है। लेकिन ये जो मौका पुरानी पिछली गवर्नमेंट ने दिया था, मेरे ख्याल में TTP ने उसको अवेल नहीं किया और अपने आप को बजाय से कि वो मेन धारे में लेकर आते और वेपन सरेंडर करते, उन्होंने इसको एज अ टाइम बाय करने का जरिया बनाया और दोबारा से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन उनका ट्रेंड देखते हुए जो पाकिस्तान आर्मी है जो इस इलाके में ऑपरेशंस कर रही है या IBOs कर रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उनको जब उनके हरकत से थोड़ी सी दूसरी तरह का जब तासुर मिला तो उनको भरपूर जवाब दिया गया। जो थोड़ा बहुत कोई सर उठा भी रहे थे अब उनको भी सर कुचल दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के किसी सूरत भी कोई मौका मेरा नहीं ख्याल अब मजीद दिया जाएगा। टिल द टाइम वो वेपन्स को सरेंडर करें, अपने आप को गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करें, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की मर्जी है कि उनको वो आम माफी का ऐलान करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर इस मौजूदा हालात के अंदर आपको किसी किस्म का कुशन जो है किसी भी दहशतगर्द तंजीम को या एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर राइड अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हालात हादरा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।